नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की यात्रा पूरी हो गई है, वहां से वो वापस चल चुके हैं और अमेरिका की ये जो बहुप्रतीक्षित यात्रा थी, जिसकी चर्चा उनकी यात्रा से पहले ही हो रही थी और उसमें ट्रंप से मुलाकात को लेकर जो बातें सामने आ रही थी, तो ट्रंप से मुलाकात के बाद उसी तरह की स्थिति बनी जिसकी आशंकाएं जाहिर की जा रही थी। यानी प्रधानमंत्री मोदी से उनके सामने ही अडानी के मामले पर सवाल भी पूछ लिया गया। उस सवाल से किस तरह से बचते नजर आए हम आपको भी बताएंगे, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उस संयुक्त प्रेस वार्ता में जो बातें कही हैं वो भारत को झटका देने वाली हैं, प्रधानमंत्री मोदी को भी झटका देने वाली हैं। सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत ने यह वादा किया है कि वो रक्षा और दूसरे तमाम क्षेत्रों से संबंधित जो खरीदारी है वो ज्यादा से ज्यादा करेगा और ज्यादा बढ़ाएगा। यानी जो और उसके अलावा जो रेसिप्रोकल टैरिफ की उन्होंने बात की है, यानी जितना टैरिफ, जितना टैक्स हम लेंगे, हमसे लिया जाएगा उतना ही हम लेंगे, ये बात कहकर एक बड़ा झटका दिया है। चूंकि नए कार्यकाल में, अपने दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये बात कहते रहे हैं। ब्रिक्स देशों को लेकर भी उन्होंने अपनी वही बात प्रधानमंत्री मोदी के सामने भी दोहराई जो उससे पहले कहते रहे हैं। तो ये साफ साबित हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों की वापसी के लिए सहमति जताई है, सहमति पहले भी जताई गई थी, लेकिन जो ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से प्रवासी भारतीयों को भारत वापस भेजा जा रहा है उस तरीके को लेकर प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करें, लेकिन उस संयुक्त प्रेस वार्ता में ऐसा कहीं नजर नहीं आया कि उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कोई कोशिश की हो, या कोशिश की भी हो तो उस पर कोई राय बनी हो या उसको कंसीडर किया गया हो अमेरिका की तरफ से। ये तमाम बातें हुई, लेकिन इन सब में जो महत्वपूर्ण बात रही कि अडानी के मामले में, या चूंकि अडानी के खिलाफ वहां पर कई मुकदमे चल रहे हैं, गिरफ्तारी वारंट जारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वहां सवाल पूछा गया और उस सवाल के जवाब में वो किस तरह से घिरे नजर आए आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन अमलेंदु जी, बहुत ही महत्वपूर्ण ये मामला है, खास तौर से जो टैरिफ की बातें हो रही थी, यानी व्यापार घाटा, और व्यापार घाटे को लेकर जो बातें थी कि व्यापार के मुद्दे पर एक समान बर्ताव किया जाएगा और भारत ज्यादा से ज्यादा चीजें हमसे खरीद करेगा, किसी तरह की टैक्स में मुरौबत नहीं दी जाएगी और जिस तरह से जितना टैक्स हम पर इंपोज किया जाएगा उतना ही टैक्स हम उनसे भी लेंगे, किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इस तरह की भाषा में डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें कही हैं। इसको लेकर क्या कहा जाए कि जो बहुत सारी उम्मीदें थी और ऐसा माना जा रहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरह से वो जो एक एग्रेसिव उनका व्यवहार दिखाई पड़ रहा है दूसरे कार्यकाल में, बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने उस संयुक्त प्रेस वार्ता में भी अपनी बातों को रखा। हाँ समीर जी, एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने दोहरी चाल चली है और दोहरी चाल इस मायने में चली है कि भारत के ऊपर एक तो ज़्यादा टैरिफ लगाने की बात उन्होंने साफ कर दी है और उनका ये कहना था कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ वाला देश रहा है, जो भी टैरिफ दूसरे देशों पर लगाया जाएगा वही भारत पर भी लगाया जाएगा, ये साफ साफ कहा ट्रंप ने। और ये कहा कि जो हम पे जितना टैरिफ लगाएगा उसी तरीके से हम टैरिफ लगाएंगे, भारत कोई अलग नहीं है, ये भी साफ साफ कहा। तो यानी जो यहाँ एक तूमार बांधा जा रहा था कि साहब माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के साथ नरेंद्र मोदी जब मिलेंगे तो बहुत सारी डील होंगी, वो डील तो हुई है, लेकिन उससे फायदा माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप को हुआ है, भारत को नुकसान ही नुकसान हुआ है। एक तरीके से कहा जाए नरेंद्र मोदी भारत की संप्रभुता और भारत के हित जो है वो एक तरीके से गिरवी रखकर ट्रंप के सामने आ गए हैं। तो ये जिस तरीके से टैरिफ की बात चल रही है उसमें साफ तौर पर नुकसान भारत को होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ट्रंप ने जो और कई बातें कही हैं समीर जी, जैसे ब्रिक्स को देशों को ट्रंप ने कहा, वो भी साफ तौर पर भारत को नुकसान पहुंचाने वाला है। और ट्रंप ने कहा है कि जो ब्रिक्स देश हैं ये असल में डॉलर के खिलाफ अपनी जो थे बना रहे थे, बुरे उद्देश्य के लिए इसको स्थापित किया गया था। और मैंने उनसे कहा है कि यदि वे डॉलर के साथ खेलना चाहते हैं तो उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। जिस दिन वे कहेंगे कि वे ऐसा करना चाहते हैं, वे वापस आएंगे और कहेंगे हम आपसे विनती करते हैं, जब से मैंने कहा है ब्रिक्स खत्म हो गया है, तो ये घोषणा कर दी और नरेंद्र मोदी के सामने ये घोषणा की और नरेंद्र मोदी खामोश बैठे रहे कि ब्रिक्स के नाम पर कुछ नरेंद्र मोदी के मुंह से
एक शब्द भी नहीं निकला। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी एक तरीके से आत्मसमर्पण की मुद्रा में वहाँ थे। अब जब लौट कर ये हाँ जी, और ये जो सीधे तौर पर वो कह रहे थे कि जब ये संयुक्त प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि भारत व्यापार घाटे को कम करने के लिए अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमानों सहित पहले से ज्यादा तेल, गैस और सैन्य हार्डवेयर खरीदेगा। सीधे तौर पर यह बात कही, उस समय प्रधानमंत्री मोदी भी वहां मौजूद रहे और उसके अलावा यह भी कहा, बहुत स्पष्ट तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत को पारस्परिक शुल्क, जिसको रेसिप्रोकल टैरिफ कहा जाता है, उससे नहीं बख्शेगा। यानी ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, इसका मतलब यही हुआ कि जिस तरह से हमारे ऊपर टैरिफ लगेगा और उसी तरह से हम दूसरे देशों पर लगाएंगे। ये सारे मुद्दे ऐसे थे जिनकी बात ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में लगातार कर रहे हैं। माना जा रहा था कि बहुत सारे जो व्यापारिक हित हैं वो प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के बाद शायद ट्रंप उसमें कुछ ढीले पड़ेंगे, लेकिन ट्रंप का ये जो रुख था, एक आक्रामक रुख था, वो बिल्कुल वहां दिखाई पड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पर और आगे चर्चा करेंगे कि किन मुद्दों पर बात हुई और डोनाल्ड ट्रंप के ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने और कौन सी बातें की उस संयुक्त प्रेस वार्ता में। जो दोनों नेताओं के बीच जो तमाम समझौते हुए हैं, जो बातें हुई हैं, उनका ब्यौरा दिया गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन सवाल जवाब के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सवाल के जवाब में, एक सवाल को लेकर बहुत परेशान नजर आए। परेशान इसलिए नजर आए कि भारत में उनसे वो सवाल नहीं पूछा जाता है। क्या सवाल था और उसका जवाब क्या रहा, एक बार सुनते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज भी क्या कह रही है, वो भी हम देखते हैं। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। ये अमलेंदु जी जवाब तो दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बहुत सारी बातें हुई हैं अमेरिका के राष्ट्रपति से और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी। लेकिन ये एक क्लिप सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। उसका कारण भी ये है कि प्रधानमंत्री ने जो भी जवाब दिया वो तो दिया ही, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। हालांकि कई बार आरोप लगते हैं कि तमाम देशों की यात्रा जब प्रधानमंत्री की होती है तो उसमें आगे और पीछे अगर उसका मूल्यांकन किया जाए, विश्लेषण किया जाए, तो उसमें अडानी के हित वहां दिखाई पड़ते हैं। उस पर चर्चा करेंगे, उसकी अक्सर बात होती रहती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि ये सवाल उनसे पूछा गया और निश्चित तौर पर इस सवाल की उनको, चूंकि भारत में किसी तरह से उनसे इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो करते ही नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर भी जब इंटरव्यूज होते हैं तो उनमें भी ऐसे सवाल नहीं आते। लेकिन इस सवाल का उन्होंने जवाब बखूबी दिया और बेहतर तरीके से दिया। पर इस सवाल की काफी चर्चा हो रही है भारत में। हाँ बिल्कुल समीर जी, इस सवाल की काफ़ी चर्चा हो रही है। बखूबी तो दिया प्रधानमंत्री ने एक जवाब, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो साफ तौर पर उन्होंने इशारा दे दिया कि वो अपने मित्र अडानी को बीच मझधार में छोड़ रहे हैं। ये भी एक तरीके से इसका समझा जा सकता है, चूंकि उन्होंने वहाँ बचाव करने की कोई प्रयास किए नहीं अडानी का। ये कहा ये व्यक्तिगत मसला है और ये व्यक्तिगत मसला कहते ही यहाँ जो है विपक्ष जबरदस्त तरीके से टूट पड़ा है। तमाम लोगों के बयान आ रहे हैं। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने भी सवाल पूछा है कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी और बाहर अगर सवाल पूछ लिया जाए तो ये व्यक्तिगत मसला है। तो यानी एक तरीके से कहा जाए कि बचाने का प्रयास तो किया अडानी को, लेकिन सार्वजनिक तौर पर अडानी के साथ खड़े हुए नरेंद्र मोदी दिखना नहीं चाहते। ये भी एक संकेत एक तरीके से दिया है। आरोप ये लग रहे हैं समीर जी, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो आरोप ये लगा रहा है कि अडानी को बचाने के लिए ही नरेंद्र मोदी भारत की संप्रभुता के साथ समझौता करके आए हैं और डोनाल्ड ट्रंप की गोदी में भारत के तमाम जो हित हैं उनको छोड़
छोड़कर चले आए हैं। और नरेंद्र मोदी वहाँ भारतीयों के साथ जो अपमान का मसला है उसका भी उन्होंने कोई खंडन नहीं किया, उसका कोई सवाल नहीं उठाया, बल्कि स्वीकारोक्ति करके चलाए हैं कि अमेरिका जिनको भेजेगा उनको भारत सहर्ष स्वीकार कर लेगा और इसी तरीके से स्वीकार कर लेगा जैसे वो बेड़ियों में जकड़ कर भेजे जाएंगे। जबकि यहाँ ये मांग उठ रही थी कि आप ट्रंप से बात कीजिए कि बराबर का देश है, हम संप्रभु राष्ट्र हैं, हमारे नागरिकों के साथ आप ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि राहुल गांधी का ट्वीट जो है इस मसले पर, अडानी मसले पर आप अगर बताएंगे क्या? जी, राहुल गांधी का ट्वीट दिखाते हैं और राहुल गांधी ने लिखा है कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। तो ये राहुल गांधी का ये ट्वीट है अडानी के सवाल पर, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर उस प्रेस वार्ता में जवाब दिया है। लेकिन एक बात यह भी है अमलेंदु जी, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने इन आरोपों को भी ये जवाब देकर खारिज किया कि वो जब दूसरे देशों की यात्रा पर जाते हैं तो वो अडानी के हित में समझौते करके आते हैं और वो ऐसे समझौते करके आते हैं जिससे अडानी को या और कॉरपोरेट्स को फायदा होता है जो उनके बहुत करीबी माने जाते हैं? हाँ बिल्कुल समीर जी, उनसे कॉरपोरेट्स को फायदा होता है और उन कॉरपोरेट्स को फायदा जो अब पहले तो ये कहा जाता था कि प्रधानमंत्री के साथ अडानी जाते हैं, लेकिन जब से सवाल पूछे जाने लगा कि प्रधानमंत्री के जहाज में कौन जाता है तो फिर वो मामला खाली होने लगा। और जब से राहुल गांधी ने अमेरिका में तो वैसे भी नहीं जा सकते, वैसे नहीं जा सकते, और राहुल गांधी ने जब से वो सदन में चित्र लहराया है अडानी के साथ हवाई जहाज वाला, उसके बाद से वो साथ में चित्र आना बंद हो गए हैं और अडानी का आ निकलना भी जो प्रधानमंत्री के मुंह से वो बंद हो गया है। हालांकि उनके अच्छे मित्र हैं और लगातार उनको किया जा रहा है। अभी जो मसला उठा समीर जी कल भी, जिस पे हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान से लगी हुई सीमा जो है उसके 2 किलोमीटर के अंदर ही जमीनें आवंटित कर दी गई अडानी को, जहां वो अपने सोलर प्लांट लगा रहे हैं। तो यानी वो एक तरीके से राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़, बड़ा खिलवाड़ एक हो रहा है और वो अडानी के हित के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ मतलब समझौता किया जा रहा है। तो इस तरीके के आरोप भी विपक्ष लगा रहा है। तो यहाँ साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अडानी के मसले पर नरेंद्र मोदी अमेरिका में जबरदस्त तरीके से घिरे हुए नजर आए और ट्रंप ने भी जोरदार झटके दिए हैं। यहाँ जो है भले ही जो एक तरह से कहा जाए जो कठपुतली मीडिया है वो मोदी राग गाता रहे, लेकिन जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, जो समझौते सामने निकल कर आ रहे हैं, जिन पे हस्ताक्षर हुए दोनों देशों के जो आया है, उससे साफ लगता है कि भारत की संप्रभुता अमेरिका के सामने नरेंद्र मोदी ने गिरवी रख दी है। जी बिल्कुल, तो सुनते हैं क्या कहा है उस प्रेस वार्ता में डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने। लेकिन यह बात बहुत स्पष्ट तरीके से उन्होंने कही है कि भारत से जो समझौते हुए हैं उसके मुताबिक भारत तेल, सैन्य उपकरण, इस तरह और डिफेंस से रिलेटेड चीजें, इस तरह के सामान और ज्यादा खरीदेगा और जहां तक टैरिफ में यानी जो टैक्स लगता है उसमें छूट देने की बात है तो उसके साथ कोई मुरावबत नहीं की जाएगी, चाहे वो भारत हो चाहे कोई दूसरा देश हो। बिल्कुल स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा है। सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप की बातें, कई मुद्दों पर कही है, बांग्लादेश को लेकर भी उन्होंने चर्चा की है, बात की है और इसके जॉर्ज सोरोस को लेकर भी बात की है। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये जो प्रेस वार्ता थी, उन्होंने जो बातें कही हैं निश्चित तौर पर वो भारत के लिए बड़ा झटका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए निश्चित तौर पर, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर भी झटके हैं। क्योंकि जो अडानी का मामला है, ये भी कहा जा रहा है अमलेदु जी, चर्चाएं हो रही हैं, सोशल मीडिया पर भी ये बातें आ रही हैं कि ऐसा लगता है कि अडानी के मामले पर प्रधानमंत्री ने बैटिंग जरूर की होगी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के बाद, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से शायद कोई रियायत नहीं मिल पाई है और उनका जो जवाब था वो भी उसी की तरफ इशारा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खैर, सुनते हैं एक बार किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने उस प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बातचीत और जो समझौते हुए उसका क्या ब्यौरा दिया। In the past, you have spoken against BRICS. India is part of BRICS. Do you want to dismantle BRICS, or you want to? You want to be part of it? Yeah, but BRICS was put there for a bad purpose, and most of those people they don't even want to talk about it now. They're afraid to talk about it because I told them if they want to play games with the dollar, then they're going to be hit with a 100% tariff the day they mention that they want to do it. And they will come back and say, we beg you not to do this. BRICS is dead since I mentioned that. BRICS died the minute I mentioned that. And I remember when Obama and
Biden in particular, I guess he said that, they have us over a barrel. They don't have us over a barrel. We have them over a barrel. If BRICS wants to play games, those countries won't trade with us. We won't trade with them. And if any trading gets through, it'll be 100% tariff at least. On your What should cabinet, be, you know what, when they hear that, what do you think they're going to do? They're going to say, look what happened to BRICS. They didn't want to talk about it. They don't even want to admit that they were a member of BRICS. That's what's happened. तो ब्रिक्स देशों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू से ही, जब वो राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद से ही जिस तरह से ब्रिक्स को लेकर वो उनकी सोच है, बहुत ही उसको एक इग्नोर कर रहे हैं। वो इस इंटरव्यू में भी, इस बातचीत में भी, सवाल जवाब में भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। और ब्रिक्स को बिल्कुल वो ख़त्म करने की एक मंशा पाले हुए हैं। और ब्रिक्स देशों को लेकर, जो कि ये वो संगठन है जो भारत, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के लिए इसको बड़ी उम्मीदों के साथ देखा जा रहा है, लेकिन उसको लेकर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया, अपनी मंशा को एक बार फिर जाहिर किया है, वो दिखा रहा है कि उसमें भारत भी शामिल है। भारत के साथ वो किस तरह के रिश्ते रखना चाहते हैं। भले ही ये कहा जा रहा है कि जो शुरुआती दौर में डोनाल्ड ट्रंप से जिन राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात हो रही है, उनमें तीसरे चौथे नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। यानी ये दोस्ती चाहे जितनी महत्वपूर्ण हो, ये चाहे रिश्ते कितने भी महत्वपूर्ण हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको कितना भी माय डियर फ्रेंड अभी भी कह रहे हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल की तुलना में बिल्कुल बदले नजर आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप एकदम बदले नजर आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो जो उनके मित्र समझे जाते हैं, माय डियर फ्रेंड जो हैं, उन पर ही सबसे ज़्यादा वो जो है वो प्रहार करते हुए डोनाल्ड ट्रंप दिखाई पड़ते हैं। हर तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने, एक तरीके से कहा जाए समीर जी, भारत को का अपमान करने का प्रयास किया है, एक तरीके से देखा जाए। और ये प्रयास इसलिए है कि वो अपने देश के लिए करें। देखिए, अब अमेरिका हमको हथियार बेचेगा, सड़े हुए हथियार भी हमको बेचेगा, हम खरीदेंगे। महंगा तेल हमको बेचेगा, भारत खरीदेगा। सिर्फ किस लिए? चूंकि जो व्यक्तिगत मसला बकौल प्रधानमंत्री है, अडानी का मसला, जो व्यक्तिगत मसला है, विपक्ष का आरोप ये है कि उसके लिए समझौता करके आए हैं नरेंद्र मोदी, और इसलिए इस तरीके की बातें सब चीज़ हो रही हैं। तो ये जो जिस तरह से इस यात्रा का जो एक कह लीजिए कि आउटपुट रहा, आउटकम रहा, वो भारत के लिहाज से बहुत निराशाजनक रहा, ये कहा जा सकता है। और वहाँ तमाम मुद्दों पर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को झटका दिया है, उसका एक संकेत उन्होंने पहले ही दे दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अमेरिका यात्रा से भी उसमें कोई बदलाव होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये बिल्कुल स्पष्ट किया डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन जिस तरह से जो सवाल पूछे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और उनकी मौजूदगी में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ रिश्तों को लेकर, टैरिफ को लेकर जो बातें कही हैं, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और जो अडानी को से जुड़ा हुआ जो सवाल पूछा गया, उसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है। एक बार उस सवाल को फिर से आपको सुनाने की कोशिश करेंगे, उसका जवाब भी सुनाने की कोशिश करेंगे, और उसको लेकर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, राहुल गांधी ने किस तरह से उस पर प्रतिक्रिया की है। और यह मसला ऐसा है, अडानी का मामला, जिसको लेकर राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर रहे हैं, आरोप लगाते रहे हैं, पुख्ता आरोप लगाते रहे हैं, सबूतों के साथ आरोप लगाते रहे हैं, संसद में कई बार उस पर चर्चा की मांग कर चुके हैं, लेकिन उन सारी मांगों को खारिज कर दिया जाता है अडानी को लेकर। लेकिन जब अमेरिका में भी उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, स्थिति यह है कि अब वो वहां जा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर गए तो वो गिरफ्तार हो सकते हैं। इन स्थितियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अडानी पर जब सवाल पूछा गया, तो उन्होंने क्या कहा उस संयुक्त प्रेस वार्ता में डोनाल्ड ट्रंप के साथ। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the President to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की हैं। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं।
तो अडानी को लेकर वो व्यक्तिगत मामला है और जब दो राष्ट्राध्यक्ष एक साथ बैठते हैं तो इस तरह के मामलों में बातचीत नहीं की जाती है। अमलेंदु जी, क्या समझा जाए? उन्होंने उस पत्रकार को, अमेरिकी पत्रकार को, या जिसने भी सवाल पूछा उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईना दिखाया है, उसको बताया है कि जो फॉरेन पॉलिसीज क्या होती हैं, व्यक्तिगत संबंधों की बात नहीं होती, या फिर वो खुद उस सवाल का जवाब देने से बचते नजर आए? नहीं, बचते नजर क्या आए समीर जी, बल्कि कहा जाए प्रधानमंत्री जो थे वो डिसबैलेंस हो गए। ये सवाल सुनकर प्रधानमंत्री को आशा नहीं थी कि अमेरिका में कोई अमेरिकी पत्रकार ये सवाल पूछ लेगा। उन्हें लगता था कि ये सवाल भारत में पूछे जाने चाहिए, हो सकते भारत में पूछे जाए, वहाँ कोई नहीं पूछेगा। लेकिन वो जैसे भारत में ये सवाल पूछे जाए ये तो नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि ये सोच सकते हैं, चूंकि जिस तरीके से कहा उन्होंने कि मतलब ये मसला यहाँ का है तो यहाँ ये सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए उन्हें आशा रही होगी कि वहाँ कोई भारत का पत्रकार पूछेगा ही नहीं। लेकिन वहाँ अमेरिकी पत्रकार ने सवाल पूछ लिया। सोशल मीडिया पर व्यंग चल रहा है समीर जी कि वो तो अमेरिकी पत्रकार था, उसने सवाल पूछ लिया। अगर भारत का पत्रकार होता तो अब तक ईडी जो थी उसके संस्थान पर छापे मार चुकी होती, उसे नौकरी से निकाला जा चुका होता। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वो एकदम से अकबका गए कि ये सवाल आ कैसे गया। तो प्रधानमंत्री का जो जवाब है बहुत डिप्लोमेटिक जवाब भी है, और एक तरीके से ये है कि उनका कहना ये कि ये व्यक्तिगत मामला है, ये मेरे और डोनाल्ड ट्रंप के बीच का मामला है, मुझे जो करना है वो मैं कर चुका, बात ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। एक तरीके से ये प्रधानमंत्री ने कहा, इसको आप इस तरीके से भी ग्रहण कर सकते हैं जो उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत मामला है। हालांकि उनका जो उन्होंने जो जवाब दिया उसका अगर आप सीधा सीधा लगाएं तो ये कि भाई ये व्यक्तिगत मसले हैं, हम इस पे दो राष्ट्राध्यक्ष इस पे बात नहीं करते। लेकिन इसको अगर आप पलट कर देखना चाहें तो उसका तात्पर्य ये भी है कि ये व्यक्तिगत मसला है, ये मैंने व्यक्तिगत बातचीत डोनाल्ड ट्रंप के साथ कर ली है, माय डियर फ्रेंड के साथ में। भले ही 18,000 भारतीयों को जो हथकड़ियां और जंजीरें बांधकर भेजा जाना है वो आ जाएं, लेकिन इसके साथ समझौता किया जा सकता है, देश की संप्रभुता के साथ समझौता किया जा सकता है। लेकिन अडानी का मसला व्यक्तिगत मसला, उस व्यक्तिगत मसले पर बातचीत हो गई है। जी बिल्कुल, अपने नागरिकों के सम्मान के साथ समझौता किया जा सकता है, और ये बहुत ही गंभीर बात है जिसको लेकर यहाँ बहुत आलोचना हुई। जो पहली खेप आई है अमेरिका से प्रवासी अवैध रूप से रह रहे वहां प्रवासी भारतीयों को जिस तरह से अमेरिका ने भेजा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले ही कह चुके थे कि प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए और हमारे नागरिकों की इस तरीके से, इस अमानवीय तरीके से वापसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसकी बात शायद नहीं हुई, क्योंकि अगर हुई होती तो निश्चित तौर पर इसका जवाब प्रधानमंत्री ने दिया होता, यह बात कही होती। और सहमति जरूर जताई है निश्चित तौर पर, अगर अवैध रूप से गए हुए हैं उनको वापस भेजा ही जाएगा। लेकिन तमाम देशों ने जिस तरह से अमेरिका को आंख दिखाई है, आईना दिखाया है, अपने जहाज भेजकर अपने देश के अवैध नागरिकों को वापस बुलाया है, भारत भी वैसा कर सकता है, ऐसा कहा जा रहा है भारत में। लेकिन भारत ने शायद उस तरह की कोई वहां पर ना तो बात रखी ना तो मांग रखी, बल्कि जो डिपोर्ट करने का अमेरिका का प्रस्ताव था और उसको पूरी तरह से स्वीकार किया है। इसको लेकर अब एक बार फिर प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। हालांकि दूसरी खेप भी आने वाली है, जो अवैध प्रवासी भारतीय हैं, अगले कुछ दिनों में उनकी वापसी भी होगी। लेकिन अगर उसी तरीके से वापसी होती है तो यह मुद्दा एक बार फिर बहुत गर्म होने जा रहा है, और इसको लेकर सरकार पर जो हमले हैं विपक्ष के, और विपक्ष के ही नहीं आम लोगों के हमले निश्चित तौर पर वो बढ़ जाएंगे। कांग्रेस के नेता, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं? चूंकि राज्यसभा में जिस तरह से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ऐसे ही वापसी होती है और इसी तरह से होती रही है, उसके जवाब में वो भी उस जवाब को लेकर घिरे हुए हैं। भूपेश बघेल को सुना जाए कि उन्होंने क्या कहा है प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा और भारत के जो वहां पर रह रहे नागरिक हैं उनकी वापसी को लेकर। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ये कह रहे हैं कि अगर पीएम के दोस्त होते ट्रंप तो इस तरह गुलामों जैसा व्यवहार नहीं करते जो लोग वहां से भेजे गए। बिल्कुल सही बात है। अरे विरोध तो दर्ज करना था। मुझे इसके पहले एक आईएएस अधिकारी को मनमोहन सिंह के समय उसके खिलाफ कार्रवाई की। यहाँ भारत सरकार ने न केवल आपत्ति दर्ज की बल्कि उसका कड़ा प्रतिवाद किया और वहाँ सब कुछ किया जिसके कारण से उसको बाध्य होना पड़ा था अमेरिका सरकार। आज गिड़गिड़ाते जा रहे हैं। सर, पेरिस दौरे पर भी गए, भारत में लोगों को आने का इनविटेशन दे रहे हैं, ये सही समय है भारत में आने का बता रहे हैं पीएम। देखिए, इस सरकार से कथनी करने में बड़ा अंतर है।
इन्होंने कानून बनाया कि जो दूसरे देश में जो हिंदू रहते हैं वो आके यहाँ नागरिकता लें, और हमारे ही यहाँ से गए हैं भारतीय अमेरिका, उसको पाँव में बीड़ी और हाथ में हथकड़ी बना के भेज रहे हैं। सरकार क्यों तक नहीं कर पा रही? तो कथनी और करने में बड़ा अंतर है। तो भूपेश बघेल बता रहे हैं कि किस तरह से भारतीयों की वापसी पहले भी हुई है। निश्चित तौर पर जो अवैध भारतीय वहाँ किसी भी देश में रह रहे हो तो उनको वापस भेजा जाता है, लेकिन भेजे जाने का तरीका क्या होता है वो महत्वपूर्ण है। उसको लेकर यहाँ पर सवाल उठ रहे थे। पहली खेप जो आई थी 104 भारतीयों की, वो बहुत हैरान करने वाली थी, और कितने अमानवीय तरीके से अमेरिकी एयरफोर्स के जहाज़ में, कार्गो प्लेन में उनको भेजा गया था, जिसमें सामान लाया जाता है, ढोया जाता है। उस जहाज में, यानी यात्री जहाज नहीं था वो, उसमें भेजा गया। और अब उसी तरह से लगता है कि जो बाकी बचे भारतीय हैं वैसे ही भेजे जाएंगे, क्योंकि भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो उन भारतीयों को भेजे जाने से पूरी तरह से सहमत है। राज्यसभा में भी विदेश मंत्री ने यह बयान दे दिया कि जो तरीका भी है वो भी बिल्कुल सही है। तो क्या लगता है कि इस अमानवीय तरीकों को लेकर कोई बात हुई होगी? क्योंकि प्रधानमंत्री का भी ये जो बयान है, सहमति है अमेरिकी सरकार के साथ, और जिस तरह से बयान राज्यसभा में दिया था एस जयशंकर ने, उसको देखकर लगता है कि क्या जब दूसरी खेप आएगी तो उसमें कोई बदलाव होगा, उनको बिना हथकड़ियों और जंजीरों के भेजा जाएगा? और अगर ऐसा ही करता है तो भारत अपने जहाज भेजकर उनको क्यों नहीं वापस मंगा रहा है? नहीं समीर जी, देखिए मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई बात इस पर होगा, चूंकि जो विदेश सचिव है विक्रम मिस्त्री, उनका वक्तव्य आया है। उनका है कि जहाँ तक अवैध आप्रवास का मुद्दा है, इस पर चर्चा के दौरान चर्चा हुई। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने अपना रुख बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी भी देश में अवैध प्रवासी भारतीय नागरिक साबित होते हैं तो हम उन्हें वापस ले लेंगे। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवैध प्रवासियों की वापसी कहानी का अंत नहीं है। इस रैकेट पर एक पारिस्थितिकी तंत्र पनपता है, इस बारे में कुछ करना दोनों देशों की जिम्मेदारी है। उन्होंने इन रैकेट के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से सहयोग मांगा, लेकिन उनके वक्तव्य में कहीं ये जिक्र नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि आप इनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं करेंगे, ये भारतीय आपके गुलाम नहीं है। अगर इन्होंने आपके किसी कानून का उल्लंघन किया है, वो हमारे देश के कानून का उल्लंघन नहीं है। हमारे देश में आप इनको इस तरीके से नहीं भेजेंगे, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया है। विक्रम मिस्त्री की बाइट भी हम लोगों के पास होगी, हम अपनी टीम से कहेंगे कि अगर हो तो उस बाइट को सुनवा भी सकते हैं समीर जी, कि विक्रम मिस्त्री क्या कह रहे हैं, तो हमारी बात की पुष्टि हो जाएगी। जी बिल्कुल, उसको क्या उन्होंने कहा है, लेकिन इससे उनके इस बयान से ये स्पष्ट हो रहा है कि बिल्कुल भी उस तरीके को लेकर कोई बात नहीं हुई जिस तरीके को लेकर यहाँ इतनी आलोचना हो रही है। अमानवीय तरीके से, गुलामों की तरह से हाथों में हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ डालकर उनको यहाँ भेजा गया है। तो अगर विक्रम मिस्त्री की बाइट एक बार सुनते हैं, उन्होंने कहा क्या है, किस जो वहाँ पर प्रवासी गैर अवैध तरीके से रह रहे प्रवासियों की वापसी का मुद्दा है, उस पर दोनों देशों के नेताओं के बीच क्या बात हुई है। लेकिन उनके उस बयान से स्पष्ट है कि बातचीत तो हुई है, लेकिन कैसे भेजेंगे इस पर चर्चा नहीं हुई है। और यही बात है, यही इशू है जिस पर यहाँ सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है भारत में। सुनते हैं विदेश सचिव को। The issue of illegal immigration is concerned. Yes, it did figure during the discussions today, and the Prime Minister said, as I think he mentioned during the press conference as well, and during the discussions also he said that India has made its stand very clear that if there are illegal immigrants proven to be Indian citizens in any country abroad, we will take them back. But he did emphasize, and again I think he referred to this in his remarks at the press conference, but even during the discussions, he did emphasize that the return of illegal immigrants is not the end of the story. There is an ecosystem that thrives on this racket and that promotes and enables this racket. And it is the responsibility of both countries to do something about this. And in that, he sought the cooperation of the United States in finding out
more details about these rackets and, if need be, through institutional cooperation between the law enforcement authorities and intelligence organizations of the two countries, to actually try and do something about these ecosystems that enable this particular phenomenon. So this is something that the two sides will continue to discuss. तो उसको तैयार किया जाएगा एक इकोसिस्टम जिससे अवैध तरीके से न पहुंच पाए भारतीय, उस अवैध तरीके से न पहुंच पाने के इकोसिस्टम को तैयार करने की बात पहले भी हो रही है, वो मांग भी हो रही है कि आखिर वैसे इस तरीके से अवैध तरीके से ये लोग पहुंचे कैसे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अवैध तरीके से वो पहुंचे भले हैं, कानून का उन्होंने उल्लंघन किया है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जब उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, वापस भेजा जा रहा है भारत, तो उनको इतने अमानवीय तरीके से क्यों भेजा जा रहा है, इसकी कोई चर्चा ऐसा लग रहा है विदेश सचिव के बयान से भी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस प्रेस वार्ता में जो बातें कही हैं कि इस अमानवीय तरीके को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, यानी भारत ने कोई आपत्ति नहीं जताई, उसको स्वीकार है ये कि हाँ हमारे नागरिकों को आप ऐसे ही भेजिए। बहुत गंभीर मुद्दा है और इसके लेकर विपक्ष ने कहा भी था प्रधानमंत्री से कि इस मुद्दे को जरूर उठाएं डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के दौरान, लेकिन लगता है नहीं उठाया गया उस मुद्दे को। अडानी की चर्चा बहुत हो रही है सवाल जवाब में, और अडानी को लेकर जो सवाल पूछा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जवाब दिया उस पर आम आदमी पार्टी ने भी प्रतिक्रिया जताई है। राहुल गांधी की प्रतिक्रिया हमने देखी, अभी उन्होंने ट्वीट किया है, और देखते हैं कि आम आदमी पार्टी ने उस मुद्दे पर क्या कहा है इस यात्रा को लेकर। उसके बाद यह भी चर्चा करेंगे कि इस यात्रा को लेकर तो आम आदमी पार्टी ने भी ये कहा है कि जो अडानी के मुद्दे पर किस तरह से खामोश हो जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इधर उधर देखने लगते हैं। लेकिन अमलेंदु जी, ये बड़ा सवाल है कि अब जिस तरह से पहले चर्चाएं होती थी और अमेरिका गए हैं तो वहाँ कोई वो जो मेडिसन स्क्वायर वाली चीज़ और तमाम तरह के ऐसे जो आयोजन होते थे, इवेंट जिसको कहते हैं, उस तरह के इवेंट इस बार बिल्कुल नहीं दिखाई पड़े। हाँ समझिए, इस बार इवेंट बिल्कुल दिखाई नहीं पड़े, और इस बार मोदी मोदी के नारे भी उस तरीके से दिखाई नहीं पड़े। तो क्या जो ये 18,000 भारतीय आ रहे हैं, यही वो लोग थे जो मोदी मोदी के नारे लगाते थे? ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं। अब पता नहीं ये सवाल मतलब है कि नहीं है, अब ये तो कहा नहीं आ सकता, लेकिन ये सवाल पूछे अवश्य जा रहे हैं। तो ये बहुत सारे मसले हैं, और इसको महत्वपूर्ण बात ये समझिए जी कि अडानी के मसले पर आम आदमी पार्टी ने बाकायदा अपने जो उनका ऑथेंटिक मतलब ऑथराइज्ड उनका जो कहा जाए वेरीफाइड उनका जो ट्विटर हैंडल है उस पर सवाल उठाया है। यानी कि अडानी के मसले पर इंडिया गठबंधन एकजुट यहाँ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों जो थे वो एक दूसरे के खिलाफ दिल्ली चुनाव में उतरे थे। बिल्कुल, उस अब लिखा है आम आदमी पार्टी का जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है उस पर लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में दिखाई अडानी से अपनी दोस्ती। अमेरिका में एक पत्रकार ने प्रधानमंत्री मोदी से उनके खास मित्र अडानी के भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को लेकर सवाल पूछा तो मोदी जी ने उसे व्यक्तिगत मामला बता दिया। अडानी द्वारा देश की संपत्ति को लूटना और रिश्वत बांटने के कुकृत्य को प्रधानमंत्री द्वारा निजी मामला बताना बेहद ही निंदनीय और शर्मनाक बात है। ये आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी की उस तस्वीर के साथ, उस वीडियो के साथ जो क्लिप हमने आपको सुनाई थी, वो सवाल और जवाब, उसके साथ आम आदमी पार्टी ने ये पोस्ट की है ट्विटर पर। और आप देखें कि बिल्कुल इससे मिलता जुलता पहले ही राहुल गांधी ट्वीट कर चुके हैं। राहुल गांधी के ट्वीट को भी एक बार देखेंगे कि लगभग उसी तरीके से उसी भाषा में राहुल गांधी ने भी कहा। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं अमलेंदु जी कि इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो बिल्कुल एक मत है। राहुल गांधी के ट्वीट को देखते हैं, नजर डालते हैं उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है अडानी को लेकर जो सवाल पूछा गया प्रधानमंत्री मोदी से अमेरिका में और उनका जो जवाब रहा। तो राहुल गांधी के इस ट्वीट में भी यही कहा गया है कि प्रधानमंत्री अपने देश के तमाम संसाधन तो उनको दे रहे हैं, लेकिन जब उनसे बारे में पूछा जाता है तो वो उसका अपना निजी मामला बता रहे हैं दूसरे देशों में जाकर। ये राहुल गांधी लिख रहे हैं, देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है।
अमलेंदु जी, आम आदमी पार्टी का ट्वीट भी लगभग इसी तरह की बात कर रहा है, भाषा थोड़ी सी अलग जरूर हो। वो भी यही कह रहे हैं कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी और विदेश में पूछो तो निजी मामला, और यहाँ पूरा संसाधन उनको दे रहे हैं और वो सारा चीज़ किस नाम पर दिया जा रहा है? राष्ट्र निर्माण के लिए दिया जा रहा है। वही चीज़ आम आदमी पार्टी भी कह रही है। हाँ बिल्कुल, यही सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी यही सवाल पूछा है कि प्रधानमंत्री अपने मित्रों के लिए जो है वो देश का संसाधन लुटा रहे हैं। यानी समीर जी, पूरा विपक्ष इस मसले पर एकजुट नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से अपने मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए राष्ट्र का नुकसान कर रहे हैं। हालांकि समीर जी, हम लोगों ने जब इसमें चर्चा की थी अपने कार्यक्रम में, जब प्रधानमंत्री जाने वाले थे, तो हमने एक बात कही थी कि जब अमेरिका फर्स्ट का नारा हो सकता है पुतिन ट्रंप के लिए, तो हमारे प्रधानमंत्री के लिए इंडिया फर्स्ट है। इंडिया से आपको अगर चिढ़ है तो भारत प्रथम या राष्ट्र सर्वोपरि क्यों नहीं हो सकता? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ बातचीत में ये बात तो कही कि राष्ट्र सर्वोपरि है, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि है, लेकिन वो आपके जो समझौते हुए उनमें राष्ट्र सर्वोपरि दिखाई नहीं पड़ा। यानी कि आपने सिर्फ हमारी बात सुनकर ये तो कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है, क्योंकि आपको लगा कि आपके ऊपर दबाव है कि देश के अंदर ये बातें उठ रही हैं कि आप भी जैसे अमेरिका फर्स्ट ट्रंप कह रहे हैं ऐसे ही आप इंडिया फर्स्ट कहिए। लेकिन आपको चूंकि इंडिया के नाम से चिढ़ है तो आप जो है वो राष्ट्र सर्वोपरि है, भारत प्रथम, इस तरह की बात कह सकते थे। तो आपने राष्ट्र सर्वोपरि कहा, लेकिन आपने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा नहीं, क्योंकि सर्वोपरि जो विपक्ष के आरोप है वो आपने अपने मित्र को रखा। तो ये सवाल यहाँ विपक्ष उठा रहा है लगातार। और जब प्रधानमंत्री आएंगे, वहां से चल चुके हैं प्रधानमंत्री अमेरिका से, भारत के लिए चल चुके हैं, जब यहाँ आएंगे और जब भारत की धरती पर उतरेंगे तब ये सवाल और ज़्यादा उठेंगे। और जब संसद का सत्र होगा, जब शुरू होगी संसद, उसमें भी ये सवाल निश्चित तौर पर उठेंगे। जी बिल्कुल, चूंकि संसद के बजट सत्र का जो पहला हिस्सा था उसमें जमकर इस बात की आलोचना हुई और बयान की मांग की गई। हालांकि बयान दिया इस दबाव के आगे एस जयशंकर ने, विदेश मंत्री ने, लेकिन उस बयान से संतुष्ट नहीं हुए विपक्षी सांसद। और उस मुद्दे पर, यानी जिस तरह से भारतीयों की अमेरिका से वापसी हुई, उस मुद्दे पर सरकार की आलोचना काफी ज्यादा हो रही है। न सिर्फ विपक्ष बल्कि आम लोग भी कर रहे हैं। और एक बड़ी खबर अमलेंदु जी अभी आ रही है मुंबई से कि वहां जो इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, उसके बाहर वहां के ग्राहकों की भीड़ लगी है। लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि आरबीआई ने बैंक को सभी कारोबार अपना, यानी कि सारे ट्रांजैक्शन बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। ये एक बड़ी खबर आ रही है, उसको देखेंगे किस तरह से उस बैंक के बाहर लाइन लगी हुई है। लेकिन ये भी एक बड़ा झटका है कि किस तरह से बैंकों की स्थिति खराब होती जा रही है। हाँ, और खासतौर से जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं समीर जी, उनकी स्थितियां काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही हैं। जबकि एक समय में कोऑपरेटिव बैंक्स जो बनाए गए थे वो बनाए इसलिए गए थे कि जो अल्प पूंजी वाले लोग हैं, किसान हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनको इससे फ़ायदा हो, और उससे फ़ायदा हुआ भी था। लेकिन ये सरकार जब से आई है, इसने जिस तरीके से सहकारी क्षेत्र का सत्यानाश करना शुरू किया है, उसके परिणाम अब सामने आने लगे हैं। नोटबंदी के दौरान भी तमाम कोऑपरेटिव बैंक्स जो थे उनके ऊपर बहुत सारे आरोप थे और वो चीज़ें भी आई। और अब जो है ये लगातार जो है कोऑपरेटिव बैंक से इस तरीके की खबरें आ रही हैं, तो ये चिंता का विषय। हम ये देख सकते हैं कि जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है, इसके बाहर किस तरीके से मुंबई में लोगों का जमावड़ा है। क्योंकि आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बैंक को कह दिया है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक मुंबई का है। लेकिन आप जो कोऑपरेटिव की बात कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी, और वो कह रहे हैं कि ये बहुत एक ग्रोइंग एरिया है और इस पर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। तो क्या यही काम हो रहा है कि बैंक ही बंद हो रहे हैं, उनके ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी जा रही है? समीर जी, आपको याद होगा कि अहमदाबाद का एक कोऑपरेटिव बैंक जो था, उसके ऊपर आरोप लगे थे कि नोटबंदी में वहाँ कुछ घपले हुए हैं। सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ जो था किस तरीके से लगा, इस तरीके के आरोप लगे थे। तो अमित शाह केंद्रीय सहकारिता मंत्री भी हैं, लेकिन अमित शाह जी के सहकारिता मंत्री बनने के बाद सहकारी क्षेत्र पर विपत्तियाँ भी शुरू हो गई हैं। एक समय में सहकारी क्षेत्र जो था वो भारत की, एक तरीके से कहा जाए, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी उसकी रीढ़ हुआ करता था। और समीर जी, आपको याद होगा कि जो गाँव में जो ब्रांचेस खुलती थी वो अधिकांशतः सहकारी बैंकों की ही हुआ करती थी, और जिला स्तर पर उनके चुनाव होते थे, जिला स्तर पर वो सहकारी बैंक हुआ करते थे। लेकिन अब वो सहकारी बैंकों की कमर तोड़ी जा रही है। और क्यों तोड़ी जा रही है, ये साफ तौर पे देखा जा सकता है जिस तरीके से जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनकी कमर तोड़ी जा रही है। बैंकों का मर्जर किया जा रहा है, बैंकों का पैसा लोग लेकर भाग रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, एनपीए बैंकों का हो रहा है। तो जो सहकारी क्षेत्र के बैंक हैं वो और कोऑपरेटिव बैंक, ये एक तरीके से कहा जाए कि वो सरकार के निशाने
निशाने पर हैं, या आप कहिए कि जो एनपीए जिन लोगों का है उनके निशाने पर ये है, और ये सरकार उन लोगों के लिए मुफीद साबित होती है जो बैंकों के साथ कुछ घपला करना चाहते हैं। तो उसके दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। तो इसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। रिजर्व बैंक ने बैंक से न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जो है उसको अपने सारे ट्रांजैक्शन बंद करने को कहा है, निर्देश दिए हैं, और ग्राहकों की अपने पैसे जिन्होंने जमा किए हैं उनको निकालने की लाइन लगी हुई है। आप बैंक के बाहर का दृश्य देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, किस तरह से वहां अफरा तफरी मची हुई है। यह मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर का यह हाल है। तो इस तरह से अफरा तफरी देखी जा रही है। यह स्थिति क्यों आई, इसको लेकर भी बड़ा सवाल है कि आखिर किस तरह से कोऑपरेटिव के क्षेत्र में नए तरीके से उस पर काम हो रहा है, उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, लेकिन एक कोऑपरेटिव बैंक के ट्रांजैक्शन को ही आरबीआई ने रोक दिया है। यह सब कैसे हो रहा है, बहुत से सवाल हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है मणिपुर की जो स्थिति है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 2 साल तक मणिपुर जलता रहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, अब वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। उसकी चर्चा भी होगी, लेकिन अमलेंदु जी आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, भारत के लिए बहुत ही आहत करने वाला दिन है। आज ही के दिन पुलवामा की एक दर्दनाक घटना हुई थी जिसमें हमारे तमाम जवान शहीद हुए थे। उन जवानों को लेकर भी सोशल मीडिया पर लोग अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं, अफसोस प्रकट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया है, और ये घटना जो थी वो भारत को बिल्कुल हिला देने वाली घटना थी, पुलवामा की घटना जो आज ही के दिन हुई थी। हाँ, बिल्कुल आज ही के दिन हुई थी समीर जी, और इस पुलवामा की घटना के बाद काफ़ी सवाल जो थे वो उठे थे। आज कांग्रेस ने भी जो है वो सवाल पुलवामा की घटना को लेकर उठाए हैं, और पुलवामा की घटना पर जो कांग्रेस की टिप्पणी आई है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण समझ ली। और राहुल गांधी ने भी जो है एक तरीके से कहा जाए जो पुलवामा के शहीदों को उकसिया है। कांग्रेस का जो कहना है, अगर आप ये पढ़ के सुनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है उस पर लिखा गया है, कई सवाल पूछे गए हैं, चूंकि उसकी जांच की मांग लगातार हो रही, कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई, इतने जवान शहीद हो गए, अब तक उसकी न कोई जांच आई, और यहां तक कि देखिए सरकार की तरफ से उस पर अफसोस भी प्रकट नहीं किया जाता है। खैर, कांग्रेस पार्टी ने जो अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा है और जो सवाल पूछे हैं वो लिख रहे हैं कि कुछ सवाल जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। नंबर 1, पुलवामा आतंकी हमले में इस्तेमाल हुआ 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया? मोदी सरकार ने सीआरपीएफ को एयरक्राफ्ट देने से क्यों मना किया? बटालियन के जाने से पहले सड़क मार्ग सैनिटाइज क्यों नहीं किया गया? यह हमला किसकी नाकामी से हुआ? पुलवामा आतंकी हमले के बाद गवर्नर को नरेंद्र मोदी ने चुप रहने की धमकी क्यों दी? इन सवालों के जवाब पीएम मोदी को देने चाहिए। तो इतनी बड़ी घटना हुई थी, दर्दनाक घटना हुई थी, पुलवामा में कई जवान शहीद हो गए थे, सड़क मार्ग से उनको इतने संवेदनशील जगह से ले जाया जा रहा था। बहुत सारे सवाल जो कांग्रेस पार्टी उठा रही, वो सवाल लगातार उठ रहे हैं तब से। हालांकि उस घटना के बाद ये भी सवाल उठे थे कि उस घटना पर वोट मांगे थे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन वो घटना क्यों हुई, किसकी नाकामी से हुई, किसकी लापरवाही से हुई और किसकी साजिश से हुई, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। उनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं। राहुल गांधी का भी ट्वीट देखते हैं, लेकिन इस पुलवामा की घटना को लेकर एक बार फिर वो तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं जो पिछले कई साल से पूछे जा रहे हैं। घटना के बाद से ही पिछले 5-6 साल से वो सवाल पूछे जा रहे हैं। तो पुलवामा की जो घटना है वो एक बड़ी घटना थी, सरकार की नाकामी निश्चित तौर पर थी, लेकिन सरकार उस पर चुप्पी ही साधे रहती है। हाँ, सरकार उस पर चुप्पी साधे रहती है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजी में ट्वीट तो किया है समीर जी पुलवामा को लेकर कि 2019 में ऐसी घटना हुई थी, लेकिन वो बहुत शांति के साथ तमाम ट्वीट्स के बीच में हो गया है और एक साधारण टेक्स्ट मैसेज जो है वो कर दिया है। राहुल गांधी जब अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, जहाँ उन्होंने समापन किया था, तो वो पुलवामा के जो स्थल था जहाँ ये घटना हुई थी, वहाँ जाकर उन्होंने शहीदों को अपनी जो थी वो श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। वो चित्र पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने जो है वो ट्वीट किया है समीर जी। हम चाहेंगे कि एक बार देखें उस ट्वीट को, राहुल गांधी का ट्वीट जो उन्होंने अपनी उस तस्वीर को जो अपने साथियों के साथ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पुलवामा की उस जगह पहुंचे थे जहां कई जवान शहीद हो गए थे, वहां पर उन्होंने जाकर जो ट्वीट किया है उसको एक बार देखते हैं। उसमें लिखा है राहुल गांधी ने
यानी कि पुलवामा आतंकी हमले में हमले में शहीद हमारे वीर जवानों को शत शत नमन और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत उनका सर्वोच्च बलिदान कभी नहीं भूलेगा। ये उन्होंने ट्वीट किया है, लिखा है, आप देख सकते हैं, जहां पर वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपने साथियों के साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, तमाम और साथी उनके थे, उनके साथ गए और वहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। उस तस्वीर के साथ अपनी ये ट्वीट उन्होंने किया है कि भारत उन शहीदों का सर्वोच्च बलिदान कभी नहीं भूलेगा। लेकिन उस घटना पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर किसकी नाकामी से और कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई पुलवामा की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा इलाके में इतना जो RDX आया 300 किलो कहां से आया, कैसे आया, रेकी नहीं की गई, उस रास्ते पर कैसे गुजार दिया गया जहां वहां पर आतंकी हमले की आशंका थी। बहुत सारे सवाल हैं और जो पॉइंट वाइज पूछा है कांग्रेस पार्टी ने। इसके अलावा कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल ने भी एक ट्वीट किया है, वो भी कई सवाल पूछ रहे हैं, लिख रहे हैं। उन्होंने 3 सवाल पूछे हैं कि सवाल तो आज भी जिंदा है साहब शायद वो प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं। जी, प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं। उसके साथ उन्होंने एक पुराना अपना वीडियो भी ट्वीट किया है और हम उसको सुनवा भी सकते हैं, हमारी टीम के पास होगा। उन्होंने ट्वीट किया है और वो साहब जो प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं, वही सवाल उठा रहे हैं कि 300 किलोग्राम RDX कहाँ से आया, हमले की जांच पे सवाल कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल जो मतलब जो है जो महत्वपूर्ण, हाँ, कहाँ तक पहुंचे और परिजनों को न्याय क्यों नहीं मिला, शहीदों के परिजनों को, ये सवाल जो है वो भूपेश बघेल ने पूछे हैं। समीर जी, तो ये कई सवाल पूछे हैं भूपेश बघेल ने भी और कांग्रेस पार्टी ने भी। अभी सवाल वो निश्चित तौर पर जिंदा हैं जो भूपेश बघेल लिख रहे हैं, क्योंकि उन सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले हैं। 6 साल होने को जा रहा है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार जीतकर सरकार बनाई है। खैर 2024 में तो जीते नहीं है, लेकिन सरकार तो बनाई ही है। लेकिन पुलवामा की घटना के बाद ये कहा जाता है अमलेंदु जी की जिस तरह से उसका चुनावी मुद्दे के रूप में इस्तेमाल किया गया, उसने पार्टी को बहुत फायदा पहुंचाया और ये इसमें काफी हद तक सच्चाई है, क्योंकि उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर एक बहुत निगेटिविटी थी। कई सारे ऐसे फैसले थे, नोटबंदी का भी फैसला था और भी कई ऐसे फैसले थे जिससे लोग नाराज थे, समाज का हर वर्ग नाराज था। लेकिन पुलवामा की घटना हुई, कैसे हुई, ये सवाल आज तक बना हुआ है और उस घटना का इस्तेमाल किया गया चुनावी रैलियों में, चुनावी सभाओं में। बिल्कुल समीर जी, और उससे 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जो तमाम सर्वेज आ रहे थे वो भी सभी दिखा रहे थे कि भारतीय NDA जो है वो 200 के अंदर सिमट रहा है। जी हाँ, उस समय ये तमाम सर्वेस आए थे और उसके बाद जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ और इसीलिए जब सतपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने जब ये खुलासा किया पुलवामा को लेकर, हमारे चैनल पर ही सबसे पहले उन्होंने ये बात कही थी समीर जी, और प्रशांत टंडन जी ने उनका इंटरव्यू लिया था, तो वो अभी भी हम लोगों का इंटरव्यू है, तो उसको लेकर उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए थे। और उसके बाद फिर जो था वो ये बहस देश के अंदर शुरू हो गई कि आखिर पुलवामा का सच क्या है और पुलवामा का सच देश को मालूम क्यों नहीं पड़ रहा है। इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे थे समीर जी। तो बहुत सारे सवाल उठे थे, वो सवाल आज भी बने हुए हैं, क्योंकि उन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला, उसकी कोई जांच नहीं हुई। इतनी बड़ी घटना हो गई, इतने जवान शहीद हो गए, लेकिन कुछ भी नहीं पता चला और शहीदों के परिवार भी अभी तक इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये घटना कैसे हुई, क्योंकि कई लोगों का ये कहना था कि कुछ देर पहले अपने परिजनों से बात हुई है। बहुत सारी उस समय खबरें आई और ये लगातार आती रहती हैं उनके परिजनों से जुड़ी हुई, किसी को कुछ पता नहीं था और उनके परिजन भी ये सवाल उठाते हुए नजर आए कि आखिर इतनी बड़ी घटना हुई, ऐसे संवेदनशील जगह पर उनको सड़क मार्ग से क्यों ले जाया जा रहा था, जो सवाल कांग्रेस पार्टी पूछ रही है और तमाम दूसरे नेता भी, दूसरे लोग भी पूछ रहे हैं। केवल राजनीतिक पार्टियों के लोग ही नहीं बल्कि आम लोग भी ये सारे सवाल पूछ रहे हैं। और रुक करते हैं मणिपुर का। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन तो लगा दिया गया है, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि मणिपुर में स्थिति यहां तक क्यों आ गई और स्थिति यहां तक आने के बाद मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा उन्होंने इतनी आसानी से नहीं दिया। 6 महीने के भीतर, 6 महीना बीत चुका था जो पिछला सत्र हुआ था विधानसभा का, अब उनको सत्र बुलाना था। सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कहा था, यानी सरकार का जाना तय हो गया था, तब इस्तीफा दिया गया और अब वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि वहां भारतीय जनता पार्टी के अपने विधायक किस तरह से विद्रोही रुख अख्तियार किए हुए हैं। हाँ बिल्कुल समझिए, बीजेपी के विधायक जो है विद्रोही रुख अख्तियार किए हुए हैं और इसको लेकर
पर वहाँ चीज़ें सामने आई थी। राहुल गांधी ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं, वहाँ जो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, कांग्रेस ने भी सवाल उठाए, पूरे विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए, और सबका कहना यही है कि जब लगातार विपक्ष आपसे मांग करता रहा तो क्या अब आपने ये स्वीकार कर लिया है कि मणिपुर में आप विफल हुए हैं, आपकी सरकार फेल हुई है? आखिर एन बीरेन सिंह को अब क्यों हटाया गया और अब राष्ट्रपति शासन क्यों लागू किया गया, जबकि विपक्ष ये मांग 2 साल पहले से कर रहा था? और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी अब जाएंगे मणिपुर? राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया समीर जी, वो अगर आप पढ़ के बता सकते हैं अपने दर्शकों को। ये राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है मणिपुर को लेकर, उन्होंने लिखा है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करना भाजपा द्वारा मणिपुर में शासन करने में अपनी पूर्ण अक्षमता की देर से की गई स्वीकारोक्ति है। अब प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर के लिए अपनी प्रत्यक्ष जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकते। क्या उन्होंने आखिरकार राज्य का दौरा करने और मणिपुर और भारत के लोगों को शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने की अपनी योजना के बारे में बताने का मन बना लिया है? तो ये मांग शुरू से हो रही थी, वहां के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा था क्योंकि लगातार स्थिति बिगड़ती गई, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और आरोप ये भी लगे हैं, उन आरोपों की हालांकि उन जो सबूत दिए गए हैं आरोपों को साबित करने के लिए उनकी जांच हो रही है, लेकिन उसमें वो खुद भड़का रहे हैं वहां के लोगों को, जो मैतेई समुदाय के लोग हैं। ऐसा कहा जा रहा है मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, यानी अपनी ही जनता के प्रति जनता के एक वर्ग को भड़काने का काम कर रहे हैं। यह आरोप लगातार उन पर लगते रहे, कानून व्यवस्था संभाल नहीं पाए, यहां तक कि राज्यपाल तक ने निगेटिव रिपोर्ट दी, उसके बावजूद एन बीरेन सिंह के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। पार्टी के अपने विधायक और मंत्री, स्थिति इतनी खराब थी कि वहां पर राजधानी में रह नहीं रहे थे, विधानसभा नहीं जा रहे थे, बावजूद इसके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लागू किया गया, मुख्यमंत्री को नहीं हटाया गया, प्रधानमंत्री वहां नहीं गए, प्रधानमंत्री चुनाव तक में नहीं गए। और अब जब यह तय हो गया कि सरकार वहां जानी ही जानी है, तब मुख्यमंत्री ने इस्तीफा भी दिया, राष्ट्रपति शासन भी लागू हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां का दौरा करेंगे, इस पर अभी भी किसी को उम्मीद नहीं है, राहुल गांधी भले ही मांग कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, किसी को कोई आशा नहीं है कि प्रधानमंत्री जाएंगे, और जाएंगे भी तो चुनाव से पहले जाएंगे, चुनावी रैली में जाएंगे प्रधानमंत्री। तो ये और लगातार 2 साल तक एक तरह से कहा जाए कि वो यही जो है वो लगातार मांग करते होती रही, और राहुल गांधी लगातार यही बात करते हैं कि भाई आप मणिपुर जाइए, वहाँ के लोगों की कम से कम आप बात तो सुनिए, और जो आपका मुख्यमंत्री उसको हटाइए। और उस मुख्यमंत्री के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुँच गया है कि वो साफ तौर पर कहते हुए सुने जाते हैं कि ऑडियो में कि आप कुकी लोगों के खिलाफ जो भड़का रहे हैं, मैती समुदाय को भड़का रहे हैं, और उसकी ऑडियो की जाँच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। तो अब उसके बाद उसकी क्या आती है वो रिपोर्ट वो देखना होगा। लेकिन अभी जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में अपना अस्तित्व खो चुकी थी, सरकार उसकी जो थी अल्पमत में आ गई थी, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, वरना आप दूसरा मुख्यमंत्री क्यों नहीं चुन पाए? या आप ये देश को बताना चाहते हैं कि एन बीरेन सिंह ही भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है, ये बताना चाहते हैं कि एन बीरेन सिंह नहीं तो राष्ट्रपति शासन? एक तरीके से आप ये भी बताना चाहते हैं आपके पास कोई दूसरा नेता नहीं, कोई दूसरा नेता नहीं है, यानी आपने जो मणिपुर मॉडल है उसको आपने स्वीकार कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का यही मणिपुर मॉडल है, जो पहले गुजरात मॉडल के नाम से जाना जाता था। गुजरात मॉडल का विस्तार मणिपुर मॉडल है, और नरेंद्र मोदी की जगह अब एन बीरेन सिंह भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। ये समझा जा सकता है क्या? तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आना चाहिए, चूंकि राहुल गांधी ने भी सवाल पूछा है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सवाल पूछा है, जयराम रमेश ने भी सवाल पूछा है, विपक्ष के तमाम नेताओं ने सवाल पूछे हैं कि भाई आखिर अब आपने ये कदम क्यों उठाया, जब विपक्ष आपसे लगातार मांग कर रहा था? आप सदन में नहीं बोले, आपने मणिपुर का मान नहीं बोला, अभी भी आपके मुंह से मणिपुर का मान नहीं निकलता, मणिपुर जाने को तैयार नहीं है। आखिर प्रधानमंत्री मणिपुर कब जाएंगे? अब ये सवाल लगातार उठ रहा है। तो क्या लग रहा है कि ये सवाल तो उठ रहा है और राहुल गांधी मांग भी कर रहे हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री मणिपुर जाएंगे? जैसे आप कह रहे हैं कि चुनाव के समय जाएं, लेकिन अभी तो चुनाव भी हुए अमलेंदु जी, लोकसभा चुनाव हुआ, और कोई चुनाव नहीं छोड़ते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभाओं में। यहां तक कि अभी पिछले दिनों जब हरियाणा में चुनाव हुए थे, तो चुनाव में उनको जो तमाम पार्टी के नेता थे वो मना कर रहे थे कि वो चुनाव में ना आए, फिर भी वो चुनावी सभा करने गए, मणिपुर नहीं गए। अब क्या लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद जाएंगे? वो लगता तो नहीं है। हाँ देखिए, अब समीर जी हो सकता है अभी चले जाएं, क्योंकि इतना ज़्यादा दबाव पड़ रहा है और मुख्यमंत्री भी हट गया है, जिसकी वजह से नहीं जा रहे थे। तो ये जाके संदेश देना चाहें कि देखो हमने एन बीरेन सिंह को हटा दिया है, तो यानी ठीकरा एन बीरेन सिंह के सिर पे मरना चाहें। लेकिन अगर 2 साल तक इस घटना के बाद एन बीरेन सिंह वहाँ बने रहे मुख्यमंत्री और मणिपुर जलता रहा, तो इसके लिए जिम्मेदार एन बीरेन सिंह से ज़्यादा तो नरेंद्र मोदी हैं।
चूंकि अमित शाह तो लगातार कहते रहे कि हम बर्खास्त नहीं करेंगे, राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे, वहाँ मुख्यमंत्री है, सरकार अच्छा काम कर रही है, अमित शाह बार यह कहते रहे। तो इसलिए जो है इसकी जिम्मेदारी जो है नरेंद्र मोदी को लेनी पड़ेगी और मुझे लगता है कि विपक्ष इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी पर डालेगा भी। और जिस तरह से मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री खामोश रहे और स्थिति ये आई कि उन मणिपुर पर वो कुछ बोल दें, उसके लिए पिछली लोकसभा में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले बहुमत था, अब तो नहीं है, लेकिन पिछली लोकसभा में उनके पास पर्याप्त सांसद थे, बावजूद इसके विपक्ष ले आया, क्योंकि मणिपुर के मामले पर अगर वो अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो उस पर उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन उस पर भी प्रधानमंत्री ने मणिपुर को लेकर कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जिससे कि लगे कि वो वहां की जो स्थिति है, जिस तरह से मणिपुर जल रहा है, उसको लेकर उनके मन में कोई चिंता है या मणिपुर में जो कुछ भी घट रहा है उसको लेकर वो चिंतित है या उस पर कुछ एक्शन ले रहे हैं। अब जब स्थिति ये आ गई कि वहां पर मणिपुर में एन बीरेन सिंह की सरकार जानी ही थी, तब उनका इस्तीफा लिया गया और अब वहां पर कोई दूसरा नेता, या ये भी हो सकता है कोई मुख्यमंत्री बनने को तैयार ना हो रहा हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर विधायक इसके विरोध में हैं। वो खुद ही एन बीरेन सिंह का इस्तीफा मांगते रहे, लेकिन नहीं लिया गया, ना एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया। अब वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, मजबूरी में लगाया गया है, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगने के बाद भी मणिपुर की स्थिति में क्या बदलाव आता है, ये देखने वाली बात होगी। इस पर बनी रहेगी हमारी निगाहें, आपको हम अपडेट खबरें जो हैं वो पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।